सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। अब हम लोग जो देख रहे थे नर जननांग के औतिकी और बाहरी संरचना, ठीक है। अब देखते हैं उनके कार्य। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नर जननांग के कार्य और उसके बाद देखेंगे मादा जननांग की औतिकी और रचना। क्लियर। नर जननांग अंगों के जो कार्य होते हैं, जनन अंगों के कार्य जो होते हैं उसको देखते हैं। नर जनन तंत्र का मुख्य कार्य जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण तथा इसे मादा जननांगों में पहुंचाने का, मतलब मीडियम का कार्य। शुक्राणु वृषण में शुक्र जनन द्वारा बनते हैं और निम्न क्रिया के माध्यम से मादक की योनि में पहुंचा दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें एक्टिवेशन की स्थिति होती है। जो धमनियाँ होती है ना, जहाँ से ब्लड आता है, वो क्या करता है, इसको एक्टिवेटेड अवस्था में लाता है। फिर जो शिराएं होती है जिससे ब्लड वापस जाता है, वो क्या करता है, इसको रुधिर के प्रवाह को रोक देती है। उसके बाद रुधिर को वापस ले लेती है, जिससे क्या हो जाता है, ये इनएक्टिवेटेड अवस्था में आ जाता है, ठीक है। उद्दीपन जब समाप्त होता है, स्खलन के बाद शिराओं से जब रुधिर वापस लौट जाता है, तो वो क्या हो जाता है, जो पेनिस है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेटेड स्थिति में आ जाता है। फिर है कॉप्यूलेशन। इससे क्या होता है, जब कॉप्यूलेशन की क्रिया जब होती है उसमें क्या होता है, जो घर्षण की क्रिया होगी उसमें, उसको क्या होता है, घर्षण को ही कॉप्यूलेशन बोलेंगे। और घर्षण के कारण क्या होता है, यूरेथ्रा की कोशिका एक द्रव का सिक्रेशन करती है। जब घर्षण होता है कॉप्यूलेशन में, तो क्या होता है, एक कोशिकाएं जो होती है वो द्रव का सिक्रेशन करती है, ठीक है, जो क्या होता है, घर्षण को आसान बनाता है। इससे क्या होता है, जल के समान होता है। जो अंतिम जो स्टेज होता है, जो लास्ट स्टेज होता है, उसमें क्या होता है, 3 स्टेज होता है। पहला क्या हो गया आपका इरेक्शन, फिर दूसरा है कॉप्यूलेशन, फिर तीसरा है आपका इंजेक्युलेशन, जिसको क्या बोलेंगे आप। इससे क्या होता है, इससे बाहर, इससे जो आपका सीमेन होता है वो क्या होता है, बाहर निकलने का काम होता है। इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन की क्रिया जो होती है वो अभी तक बनी हुई होती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें पेशियां जो होती है वो संकुचित होकर वृषण अधिवृषण शुक्रवाहिनी को देह गुहा के पास ला देती है। उसमें क्या होता है, जब कॉप्यूलेशन की क्रिया होती है तो अंतिम समय में मेरु रज्जु के उद्दीपन के कारण अधिवृषण शुक्राशय पुरस्था और काउपर्स जो ग्रंथियों की दीवार होती है उसकी पेशियां जो होती है वो संकुचित हो जाती है और शुक्राणु जो होते हैं इन सभी के साथ वीर्य के रूप में यूरेथ्रा से होते हुए क्या हो जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चला जाता है। स्खलन जो होता है ना, वो रिफ्लेक्टिव एक्शन होता है, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इसके कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, रक्त जो होता है रुधिर वाहिकाओं में वापस आ जाता है और सामान्य स्थिति में वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। मेन इंजेक्युलेशन जो होता है ना, वो उत्तेजना की एक्टिवेशन की लास्ट स्टेज होती है। क्लियर। 12 से 16 ईयर जब होता है तो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, यौवना आरंभ बोलते हैं, ठीक है। इस समय जो वृषण से टेस्टोस्टेरोन जो होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, टेस्टिस से सिक्रेट होता है, जो बालकों में ऐसे लक्षणों के विकास को उत्तेजित करता है जो जनन को परिपक्वता प्रदर्शित करे, जनन की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। इन लक्षणों को द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, मेल्स के देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन या हार्मोन्स क्या होता है, वृषण की लैंगिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। लैंगिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यह हार्मोन द्वितीयक प्रजनन एवं द्वितीयक ग्रंथियों शुक्राशय प्रोस्टेट का ग्रंथि काउपस ग्रंथि की रख रखाव वृद्धि एवं कार्यों पर नियंत्रण रखता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ना, कहाँ से सीक्रेट होता है, वृषण की लैंगिक कोशिकाओं से सीक्रेट होता है। और ये क्या करता है, ये जो हार्मोन होता है वो सेकेंडरी जो ग्रंथि होता है वो शुक्राशय हो गया, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, काउपस ग्रंथि हो गया, इन सबका रख रखाव या उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है। फिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या हार्मोन जो होता है लैंगिक कोशिकाओं तथा शुक्र नलिकाओं की वृद्धि, जो शुक्र नलिका होती है उसकी वृद्धि और विकास के रख रखाव के कार्यों पर नियंत्रण करता है। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, LH हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा
सिक्रेट किया जाता है, यह हार्मोन अंतराली कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। पीयूष जो ग्रंथि होता है ना उससे सिक्रेट करता है कौन, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है जो पीयूष ग्रंथि से सिक्रेट होता है और क्या करता है, यह हार्मोन अंतराली कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। क्लियर। फिर है हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रोपिन। हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रोपिन क्या होता है, यह हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पर नियंत्रण रखता है। कौन, हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रोपिक। ठीक है। फिर जो पांचवा हार्मोन्स है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एवं इनहिबिन प्रोटीन। इसका क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग मतलब क्या होता है, जोड़ने का। ठीक है। प्रोटीन ABP एंड इनहिबिन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं वो शुक्रजनन नलिकाओं की सरटोली कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होते हैं। जो शुक्रजनन में बाहरी जो सरटोली कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा ये हार्मोन्स क्या होता है, सिक्रेट होता है। और क्या होता है, ABP शुक्रजनन एवं नलिकाओं एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता को बढ़ा देता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हम लोगों ने पढ़ा उसको क्या करता है, उसकी सांद्रता को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है, ABP एंड इनहिबिटिंग प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है। इस प्रकार के इनहिबिन प्रोटीन FSH के स्राव को कम करने का कार्य करता है। क्लियर। ये देखो सर्टोली कोशिकाएं हैं, सर्टोली कोशिकाएं क्या करता है, इनहिबिन प्रोटीन और स्पर्मेटोजेनेसिस को नियंत्रित करता है। ठीक है। ये कहाँ से होता है, एंटीरियर लोब एंड पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निकलता है, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एसेसरी ग्लैंड्स। क्लियर। ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया इनहिबिटेशन और ये हो गया इनहिबिटेड्स। हार्मोनल नियंत्रण कैसे कैसे होता है, किसका किसका होता है, पता चल गया। अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मनुष्य में जो मादा जनन तंत्र होता है ये भी कई अंगों से मिलकर बना होता है ना। इसमें भी कुछ प्राथमिक ग्रंथियां होती है, कुछ सहायक ग्रंथियां होती है। इसका क्या होता है, युग्मक के निर्माण के साथ कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है ना, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनने एवं गर्भधारण के लिए गर्भाशय को तैयार करने का कार्य करती है। गर्भपतन एवं जो दुग्ध का स्रावण होता है, इसकी इतनी जो क्रिया होती है उनका नियंत्रण करते हैं जो हार्मोन्स होते हैं। मादा जनन अंग के अंदर ही भ्रूण का विकास होता है तथा पोषण भी होता है। मादा जनन जो अंग होता है उसी में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। मतलब बच्चा कहाँ पे बनता है, मादा जनन अंग के अंदर बनता है, जहाँ पे उसका भ्रूण का विकास होता है और उसको वहाँ पे आहार भी मिलता है, मतलब पोषण की क्रिया भी वही होती है। मादा जनन तंत्र में अंडाशय को क्या बोलते हैं, मुख्य जनन अंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, अंडाशय को बोलते हैं। उसके बाद शेष अंगों को क्या बोलते हैं, सहायक या द्वितीय जनन अंग एसेसरीज और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। मादा मनुष्य का जनन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना हो जाता है। जो प्राइमरी होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय। फिर जो द्वितीयक होता है उसमें बहुत सारे जनन तंत्र होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अंडाशय जो होता है, पहला देखते हैं अब अंडाशय। ठीक है। स्त्री में एक जोड़ी क्या होता है, एक जोड़ी छोटी संरचना, मतलब क्या होता है, ओवल शेप में अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में गर्भाशय के दोनों तरफ अंडाशय जो होता है ना, वो स्त्रियों में गर्भाशय के दोनों तरफ छोटी ओवल शेप संरचना में, लगभग इतनी बड़ी ओवल शेप संरचना में क्या होता है, एक एक की संख्या में स्थित होता है, पेयर में होता है लेकिन एक एक की संख्या में दोनों ओर स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से मीजोवेरियम तथा गर्भाशय में चौड़ा स्नायु बोर्ड लिगामेंट नामक पेशी के द्वारा जुड़ा होता है। ये क्या होता है, आपका अंडाशय जो होता है वो मीजोवेरियम से जुड़ा होता है गर्भाशय के, और उसमें चौड़ा स्नायु नाम का एक क्या होता है, पेशी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बोर्ड लिगामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उसके द्वारा जुड़ा होता है। इनसे होकर कई रुधिर वाहिकाएं अंडाशय में जाती है। इनसे क्या करते हैं, ब्लड जो सर्कुलेशन होता है ना, वो कहाँ जाती है, अंडाशय में जाती है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। क्लियर। ये तो हो गया बाह्य संरचना के बारे में। अब अंडाशय की देखते हैं औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी। अंडाशय में चारों तरफ एक कोशिका स्तर मोटी जनन उपकला जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है। जिसकी कोशिकाएं घनाकार होती है, क्यूबियोडल होती है। इस स्तर के नीचे 2 भागों में संयोजी उत्तक पाया जाता है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। देखो अंडाशय जो होता है ना, वो क्या बोल रहा है, उसके चारों तरफ एक मोटी कोशिका स्तर होती है। अंडाशय के चारों तरफ एक कोशिकाओं से बना एक लेयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जनन उपकला या फिर जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जिसकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, घन आकार की होती है, क्यूबिकल। ये हो गया आपका अंडाशय।
तो उसके ऊपर क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है ना, जो लेयर में घिरी हुई होती है, वो कैसी होती है, घनाकार होती है, ऐसे। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, तथा भीतरी भाग को क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। जो ओवेरी होता है, अंडाशय होता है, उसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदरी भाग को मेड्यूला बोलते हैं। मेड्यूला के अंदर रुधिर वाहिकाएं बिखरी हुई होती है, मतलब फैली हुई होती हैं, जबकि कॉर्टेक्स में कई कोशिकाओं की बनी हजारों की संख्या में विशिष्ट गोलाकार रचनाएं पाई जाती है, जिसे अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। मतलब जो इनिशियल भाग होता है, अंदर का भाग होता है, उसमें बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है नलिकाकार रूप में, और जो बाहरी भाग जो होता है, मतलब कॉर्टेक्स होता है, उसमें हजारों की संख्या में क्या पाई जाती है, अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती है, जिसको क्या होते हैं, गोलाकार रचनाएं पाई जाती है। ठीक है। अंडाशय का विकास जो होता है वो जनन उपकला कोशिकाओं अंदर की ओर धंस कर ही पुटिका का निर्माण करती है। मतलब जो कॉर्टेक्स में पुटिकाएं पाई जाती है उसी के समय होती है। इस पुटिका की एक कोशिका प्राथमिक ऊसाइट कहलाती है। मतलब अगर बहुत हजारों की संख्या में पुटिकाएं पाई जाती है, जो उसका एक कोशिका होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक ऊसाइट बोलते हैं। यही विकसित होकर अंडाणु का निर्माण करती है। ऊसाइट के चारों ओर जो कोशिकाएं होती है उसको पुटिका उपकला बोलते हैं। देखो हजारों जो पुटिकाएं होती है उसमें से जो एक पुटिका होती है जिसको क्या बोलते हैं, जो अंड का निर्माण करता है, उस अंडाणु का निर्माण करता है, उसके चारों तरफ से जितनी भी पुटिकाएं पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, पुटिका उपकला कहते हैं। कोशिकाएं पुटिका की बाह्य स्तर बनाती है। एक लड़की के दोनों अंडाशयों के जन्म के समय लगभग 2,50,000 से 4 लाख तक पुटिकाएं होती हैं, लेकिन एक स्त्री के संपूर्ण जीवन काल में लगभग 400 पुटिकाएं ही परिपक्व हो पाती है। मतलब लगभग पुटिकाओं की संख्या क्या होती है, अगर एक स्त्री की पूरी मतलब क्या बोलना चाहिए, लाइफ में देखेंगे तो 2,50,000 से लगभग 4 लाख पुटिकाएं फॉर्मेट होती है ना, फॉर्मेशन होती है। लेकिन क्या होता है, उसका जब संपूर्ण जीवन में अगर देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो लगभग उसमें से सिर्फ 400 पुटिकाएं जो होती है वो क्या होती है, मैच्योर हो पाती है। बाकी जो वयस्क अवस्था के बाद क्या हो जाती है, जब लड़कियां क्या बोलती, स्त्री जब होती है परिपक्व मैच्योर स्टेज में आती हैं, तब ये पुटिकाएं जो होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। मनुष्य के अंडाशय में ये पुटिकाएं युवा स्त्री पर 4 विकासात्मक अवस्थाओं में पाई जाती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से नामों से जाना जाता है। पहला है प्रीमोर्डियल फॉलिकल, आदि पुटक। ये पुटिकाएं एक ऊसाइट और उसको मतलब एक जो ऊसाइट होता है उसको घेरे हुए कुछ कोशिका पुटिकाओं की बनी होती है। प्राथमिक प्रकार की पुटिकाएं हैं जो स्त्री शिशु की भ्रूणीय अवस्था के अंडाशय में पाई जाती है, लेकिन इनमें कुछ जन्म के बाद दिखाई देती है। इनमें ऊसाइट पूर्णतः पुटक कोशिकाओं से घिरा होता है। ठीक है। आदि पुटक जिसको बोलते हैं, प्रीमोर्डियल पुटक बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं। ये पुटिकाएं जो होती है वो एक ऊसाइट होती है और उसके चारों ओर कुछ पुटिका कोशिकाओं से बनी हुई होती है। ये जो प्राथमिक ऊसाइट्स होती हैं उसके क्या करते हैं, स्त्री शिशु की जब भ्रूणीय अवस्था होती है, मतलब जब भ्रूण अवस्था होता है, तब भ्रूणीय अवस्था में जब स्त्री होती है तब क्या होता है, अंडाशय में पाई जाती है, लेकिन इनमें से कुछ जन्म के बाद ही दिखाई देती हैं। इनमें ऊसाइट पूर्णतः क्या हो जाता है, पुटक कोशिकाओं से घिरा नहीं होता है। फिर दूसरा है प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल। आदि पुटक से ही विकसित होकर प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है, अर्थात यह अंड निर्माण के एक दूसरे चरण को व्यक्त करता है। ये दूसरा स्टेज होता है। इस प्रकार के पुटक में ऊसाइट पुटिका कोशिकाओं के एक स्तर द्वारा घेरा होता है। उसके बाद है वेसिकुलर पुटक। यह प्राथमिक पुटकों को विकसित होती है, अर्थात यह अंडाणु निर्माण की तीसरी अवस्था है। तीसरा स्टेज क्या बोलता है, वेसिकुलर पुटक। इसमें क्या होता है, यह प्राथमिक पुटक कोशिकाओं को विभाजित होकर ऊसाइट के चारों तरफ जो कई कोशिकाओं का स्तर बना लेती है उसको क्या कहते हैं, वेसिकुलर पुटक। मतलब जो प्राइमरी पुटक होता है उसके चारों ओर क्या करता है, डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद क्या बना लेता है, वो स्तर बना लेता है, लेयर्स बना लेते हैं कोशिकाओं के। उस लेयर को क्या बोलते हैं, वेसिकुलर पुटक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा और अंतिम है डिम्ब पुटक। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। यह अंड निर्माण की अंतिम अवस्था है, लास्ट स्टेज है जहाँ पे अंडे का निर्माण होता है। पुटक विकास की इस अवस्था में अंडाणु पूरी तरह से विकसित हो जाता है। यहाँ पे अंडाणु क्या होता है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है और क्या होता है, अंडाशय से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। ओवरी में क्या होता है, अंड का निर्माण होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, बाहर निकलने लगता है, तैयार हो जाता है। इसके निर्माण के लिए क्या होता है, वेसिकुलर पुटिकाएं जो होती है वो विभाजित होकर क्या बनाती है, उस साइड के चारों तरफ
तरफ कई स्तरें बना देती है। यह पुटिका आकार में बड़ी हो जाती है और उसके बीच में पुटिका के बड़े होने के कारण एक गुहा बन जाती है। मतलब जो छोटी छोटी पुटिकाएं होती है वो जब फूलने लगती है, मतलब बड़ी हो जाती है आकार में, तब क्या होती है, बड़ी बड़ी होने के कारण उनके बीच में स्पेस होता है, तो स्पेस आने के कारण क्या होता है, गुहा बन जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एंटम कहते हैं। एंटम के चारों तरफ की जो पुटिकाएं होती है, एंटम मतलब जो गुहा बना उसको एंटम बोलते हैं। तो उनके चारों तरफ की जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, 2 स्तरों का बना होता है। बाहर का स्तर होता है जोना लूसिडा और भीतर का स्तर होता है जोना प्रोनुलोसा। इस स्थिति में जो डिंब पुटक होता है वो पूर्ण तरह से विकसित हो जाता है और इस समय इसका व्यास लगभग 10 मिलीमीटर तथा इसके अंदर के अंडाणु का व्यास लगभग 100 से 50 होता है। इस प्रकार पुटिका निर्माण या विकास के समय आदि पुटिका अंडाशय की दीवार से अंदर धीरे धीरे गति करती रहती है और क्या होता है, परिपक्व होने अर्थात डिंब पुटक में परिवर्तित होने के बाद यह पुनः अंडाशय से दीवार की तरफ आ जाती है। मतलब अंडाशय की दीवार के पास क्यों आ जाती है, इसको देखते हैं। आदि पुटक क्या होता है, वो मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, अंडाशय की पहले क्या होता है, जो आदि पुटक होता है 4 स्टेज पड़े, तो जो पहला होता है आदि पुटक, वो क्या करता है, अंडाशय के चारों ओर घूमता रहता है। उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे गति करते रहता है। फिर लेकिन जब वो मैच्योर होता है डिंब पुटक के रूप में, तो क्या होता है, फिर से परिवर्तित होकर वो क्या बोलते हैं, आपके कहाँ पे आ जाता है, अंडाशय की दीवार में आ जाता है और दीवार से सटकर फट जाती है, जिससे पुटिका का अंडाशय पुटिका का जो अंडाणु होता है वो देह गुहा में आ जाता है। इस क्रिया जिसमें अंडाणु अंडाशय से बाहर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन की क्रिया बोलते हैं, अंडोत्सर्ग की क्रिया बोलते हैं। अंडाणु अंडाशय से बाहर आने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में कि अंडोत्सर्ग की क्रिया किसे बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, जो आदि पुटक होता है वो कहा जाता है, आदि पुटक जो अंडाशय में पहले घूमता रहता है वो मैच्योर्ड होकर क्या बन जाता है, डिंब पुटक के रूप में आ जाता है। फिर डिंब पुटक होता है वो क्या हो जाता है, अंडाशय में, अंडाशय के परिधीय भाग में, मतलब उसकी दीवार से सट जाता है आकर, फिर उसकी दीवार से सट जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर अचानक से वो फट जाता है और फटने के बाद क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। मतलब क्या हो जाता है, अंडाणु से बाहर आ जाना। तो अंडाणु से अंडाशय से अंडाणु का बाहर आने की क्रिया क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिंब पुटिका एक पाव बन जाता है जिसमें रुधिर भरा रहता है। ठीक, इसमें क्या हो जाता है, वो जो डिंब पुटिका होता है ना, उसमें क्या होता है, पूरा रुधिर भरा होता है, ब्लड भरा होता है। इस समय इस पुटिका को क्या बोलते हैं, कॉर्पस हिमोरेजिकम कहते हैं। जब वो पुटिका में पूरा ब्लड फील्ड होता है ना, रुधिर फील्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस हिमोरेजिकम कहते हैं। जल्दी इस पुटिका की रुधिर भरी गुहा में पुटिका कोशिकाएं भी भर जाती है। अब इस पुटिका को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। पहले क्या होता है, जब वो अंडाशय से बाहर निकलता है अंडाणु, तो क्या होता है, वो रुधिर से बना हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हिमोरेजिकम, कॉर्पस हिमोरेजिकम बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो फिर वो पुटिकाएं की फिर उसमें क्या होता है, पुटिकाएं और पुटिका कोशिकाएं आकर फिर से भर जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम के बनने और संरक्षण तथा अंडोत्सर्ग जब होता है का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के FSH और LH के द्वारा क्या होता है, वो मतलब जो पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ना, वो किसके द्वारा, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा होता है। यदि अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु का निषेचन हो जाता है, तब कॉर्पस ल्यूटियम गर्भ के 7वें महीने तक रहता है। अगर अंडाणु जब बाहर आ गया, उसके बाद उसमें निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, तो वो क्या होता है, 7वें मंथ तक वो क्या, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो गर्भ में बना रहता है। लेकिन जब निषेचन नहीं हो पाता है तब यह विलुप्त हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो विलुप्त हो जाता है कब, अगर निषेचन की क्रिया उस अंडाणु के साथ नहीं हुई तो। यह कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कुछ हार्मोन्स का निर्माण करता है जो गर्भधारण तथा दुग्ध निर्माण या फिर जो दुग्ध सिक्रेशन का कार्य होता है उसको प्रेरित करता है, एक्टिवेटेड करता है। क्लियर। अब देखते हैं अंडाशय के कार्य। उसमें क्या है, अंडाशय का प्रमुख कार्य क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण करना तथा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन जैसे लिंग हार्मोन्सों का क्या करता है, उत्पादन करना होता है। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना तो पहला हो गया मेन कार्य। दूसरा काम ये होता है कि एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन लिंग हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन करना या फिर उसका उत्पादन करना। ये हार्मोन स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रित, अंडवाहिनी, गर्भाशय एवं योनि को वृद्धि एवं विकास पर नियंत्रित करते हैं। ये क्या करते हैं, जो सेकेंडरी जो लक्षण होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल जो सिम्टम्स होते हैं
उसको क्या करते हैं, उनके वृद्धि और विकास और उनके नियंत्रण में सहायक होते हैं। स्तन ग्रंथियों का विकास एवं परिवर्तन तथा मासिक चक्र पर नियंत्रण भी इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा होता है। किन हार्मोन्स के द्वारा? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं अंडाशय के बाद हम लोग दूसरा जो क्या बोलते हैं, आपका दूसरा रचना जो है इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। प्रत्येक अंडाशय के पास क्या होता है, झालरदार कॉप के समान मुख वाली एक एक नलिका शुरू होती है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रत्येक की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर हो। इसके कीप की स्वतंत्र सिरे को फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखो आपका ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या पाया जाता है, पहले ही देख लो आप लोग। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है आपका फैलोपियन ट्यूब्स होता है ऊपर में, अभी हम लोग पढ़े थे ओविडक्ट से या फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद ये है ब्लैडर, ब्लैडर के बाद है प्यूबिक बोन, यूरेथ्रा कहाँ है, यूरेथ्रा आता है, फिर क्लैरिनेस आता है, वोल्वो आता है, ये है पीछे रेक्टम आपका, ये है एनस, सिट्रिस, यूरेट्रस और ये है वेजाइना। ठीक है, ये आपका है क्या बोलते हैं, स्त्री के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट एलएस जिसको बोलेंगे। इसको क्या है, ये आपके क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि स्त्रियों के जो अंडाशय है उसका औतिकी समझाइए या फिर अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, तो ये पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, ये ओवम हो गया। ठीक है, डिस्चार्ज ओवम है ये, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, कार्पस एप्लीकेशंस पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने जितना पढ़ा वो सारी चीज़ें इसमें मिलेंगे आपको। कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी उत्तकें भी पाई जाती है, ल्यूटियम सेल्स भी पाए जाते हैं, फिब्रिनेज, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, मतलब अभी लोग जो पढ़े रुधिर जो होता है जिसमें रुधिर भरा हुआ होता है, ये वाली संरचना हो गई आपके। जो ल्यूटियम सेल होता है, यंग कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं जिसको, मतलब वो कैसे अंडाणु का निर्माण होता है, एक अंड का निर्माण कैसे होता है उस इस औतिकी में बताया गया है। ठीक है, इसको पुटिका सेल्स भी बोलते हैं, फॉलिकल पुटिका को सिकाए बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो ओविडक्ट जो होता है, फैलोपियन ट्यूब अभी हम लोग ने देखा कि वो कीप के समान रचना होता है, झालरदार ऐसा कीप के समान रचना होते हैं, आप लोगों ने देखा है अभी। उसमें क्या होता है, एक एक नलिका शुरू होती है जिसमें से प्रत्येक की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। इनके जो कीप के समान स्वतंत्र सिरों को क्या बोलते हैं, फिम्बरी कहते हैं। इसकी जो दीवार होती है वो पेशी होती है और इसकी फिम्बरी में अनेक क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। इनके जो सिरा होता है, स्वतंत्र सिरा होता है, उसको फिम्बरी बोलते हैं। और फिम्बरी में क्या पाया जाता है, बहुत फिम्बरी जो होता है इसका जो दीवार होता है वो पेशीय होता है। मतलब क्या होता है, पेशीय, मतलब पेशीय बोलने से क्या होगा, तंतुमय होता है। ठीक है, इसमें क्या जाता है, इसमें अनेक सिलिया पाई जाती है जिनकी गति के कारण अंडाशय से निकला अंडाणु फिम्बरी में आ जाता है। जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है ना, तो उसके पश्चात कहाँ आता है, फिम्बरी में आ जाता है। किसके कारण, उनमें उपस्थित सिलिया के कारण। अंडवाहिनियों के द्वारा दूसरे सिरे के गर्भाशय से जुड़े होते हैं, इस कारण अंडाणु को उदर गुहा से ग्रहण करके गर्भाशय में पहुँचाती है। फिर क्या होता है, उससे एक मार्ग जुड़ा होता है जिससे क्या होता है, अंडाणु जो होता है वो उदर गुहा से ग्रहण कर लिया जाता है और गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। जब वो फिम्बरी में आता है, फिम्बरी से अंडाणु जो होता है वो गर्भाशय द्वारा ले लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको उदर गुहा से ग्रहण करके गर्भाशय में पहुंचा देते हैं। जब अंडाणु अंडाशय से देह गुहा में आता है तो यह पूर्णतः परिपक्व नहीं हुआ रहता है, मतलब ये पूर्ण मैच्योर नहीं हुआ रहता है। कब तक नहीं हुआ रहता है, जब तक अंडाशय देह गुहा में आया रहता है। इससे शेष परिपक्वन अंडवाहिनी में होता है। निषेचन की क्रिया भी अंडवाहिनी में होती है। जो अंडवाहिनी बोलते हैं जिसको क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ऐसा कीपनुमा संरचना होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऐसा संरचना होते हैं, है ना, ऐसा झुका हुआ संरचना होता है, आपको ऐसा दिखेगा जो उसको आपको, वो क्या होता है, उसमें पूरा परिपक्वन होता है किसका, अंडाणु का। जो निषेचन की फर्टिलाइजेशन की भी क्रिया होती है वो किस में होती है, ओविडक्ट में होती है। ठीक है, फिर है यूट्रस, गर्भाशय, यूट्रस इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है वो नाशपाती के समान एक रचना होता है जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है और उदर गुहा के निचले श्रेणी मतलब पेल्विक रीजन में पाया जाता है। इसके आगे की तरफ क्या होता है,
यूरेथ्रा होता है तथा पीछे की तरफ क्या होता है, रेक्टम स्थित होता है। इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है, जो यूट्रस होता है उसका ऊपरी हिस्सा जो होता है ना, ऊपरी भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, और जो निचला हिस्सा होता है वो क्या होता है, सकरा होता है। ठीक है, निचला स्तर जो होता है वो सकरा होता है। इसकी जो दीवार होती है वो मोटी मांसपेशियों से बनी होती है। दीवार की बाहरी पेशी स्तर जो होता है वो मायोमेट्रियम तथा भीतरी जो लेयर होता है, मतलब जो गर्भाशय की बाहरी परिधीय भाग होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, तथा भीतरी भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये गर्भाशय का निचला हिस्सा सकरा तथा उभय मतलब जो कैर्विक्स भाग होता है ना वो कैर्विक्स कहलाता है। जो उभरा हुआ सकरा वाला भाग होता है ना वो क्या होता है, कैर्विक्स कहलाता है, जो योनि में खुलता है। गर्भाशय का जो मुख्य कार्य होता है वो निषेचित अंडाणु को भ्रूण बनने तथा उसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना होता है। गर्भाशय का एक ही मुख्य कार्य होता है कि जो फर्टिलाइज्ड अंडाणु होता है ना, अंड होता है, उसको क्या कहता है, स्थान प्रदान करता है, और क्या करता है, उसमें भ्रूण का विकास के लिए स्थान प्लेस देता है। इस कार्य हेतु गर्भावस्था में इसकी गुहा फैल जाती है और इसकी दीवार पतली तथा दृढ़ हो जाती है। पतली हो जाती है, फैल जाती है, और क्या हो जाती है, दृढ़ मतलब आपका एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है वेजाइना एवं वेजाइनल ऑर्गन्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, वेजाइना एवं वेजाइनल ऑर्गन जो होता है उसको एक साथ क्या बोलते हैं, वेबुला बोलते हैं, भग बोलते हैं। ठीक है, योनि एक सक्रिय नली होती है जिसमें दीवार जो होता है वो पेशी उत्तक का बना होता है। इसके ऊपरी सिरा जो होता है वो गर्भाशय का जो ग्रीवा होता है ना उसके ऊपर से जुड़ा हुआ होता है, जबकि उसका दूसरा हिस्सा होता है वेजाइना का, वो मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर यूरेथ्रा के छिद्र के रूप में खुलता है, उसके पीछे खुलता है। इस छिद्र को क्या बोलते हैं, वेजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल ऑरिफिस। देखो पहला चीज ये क्या बोल रहा है कि वेजाइना और वेजाइनल जो क्या बोलते हैं ऑर्गन होते हैं उसको एक साथ क्या बोलते हैं, वेब्यूला बोलते हैं। ठीक है, उसको एक साथ वो क्या होता है, एक सक्रिय नली होता है जो क्या होता है गर्भाशय की दीवार से, ये क्या होता है, पेशी उत्तकों का बना होता है और गर्भाशय की दीवार से सक्रिय नली के रूप में जुड़ा होता है, ग्रीवा के रूप में जुड़ा होता है। जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा होता है, मतलब पहला हिस्सा तो ये हो गया जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ा है, फिर जो दूसरा हिस्सा है वो क्या होता है, मादा जनन जो छिद्र होता है उसके पीछे में क्या होता है, उसके पीछे जो यूरेथ्रा के पीछे क्या होता है वो वेजाइनल ऑरिफिस के रूप में खुलता है, उसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं। इसके वोल्वा के दोनों किनारों पर दोहरी त्वचा की बनी एक रचना होती है जिसे लेबिया मिनोरा कहते हैं। लेबिया मिनोरा के चारों तरफ क्या होते हैं, मोटी मांसल संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, लेबिया मिजोरा बोलते हैं। दोनों तरफ जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं, लेकिन जो क्या बोलना चाहिए, वृहद भाग होता है लेबिया मिजोरा कहते हैं। यह त्वचा तथा वसा की बनी होती है जिसमें रुधिर वाहिनाएं और तंत्रिकाएं भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जब यौनावस्था का आरंभ होता है तब क्या होता है, इसमें उत्तक समूह का उभार होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्लेटोरिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एक्टिवेटेड ऑर्गन होता है जो क्या होता है, कॉप्युलेशन का जब समय होता है ना तो वेजाइना के अंदर ही क्या होता है, वेजाइना के अंदर जो प्रवेश होता है, प्रवेश कराया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो सीमेन होते हैं वो अंदर गर्भाशय में पहुंचा दिए जाते हैं। क्लियर। अब मादा जनन तंत्र से संबंधित ग्रंथियां देखते हैं। मादा जनन अंग से संबंधित कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है और कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। पहला है बर्थोलिन ग्रंथियां। बर्थोलिन ग्रंथियां क्या होती है, वेजाइना की दीवारों में क्या होता है, यूरेथ्रा से तथा जो रेक्टस होता है उसके बीच एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती है। बर्थोलिन ग्रंथियां कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वेजाइना जो है ना उसकी दीवार है, वेजाइना की दीवार, उसके पीछे जो होता है वह यूरेथ्रा होता है और यूरेथ्रा के पीछे क्या होता है आपका रेक्टम होता है। रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच में क्या होता है, एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथियां स्थित होती है। इसका स्त्राव क्या होता है, इसके स्त्राव जो इसका हार्मोन सिक्रेशन होता है वो क्या करता है, एक्टिवेटेड करता है। ठीक है, यानी जो ये क्या होता है, ये वेजाइना को क्या करता है, क्षारीय और चिकना बनाता है। यह ग्रंथि नर की काउपस ग्रंथि से समजातता प्रदर्शित करता है। मतलब जो बर्थोलिन ग्रंथियां होता है, बर्थोलिन ग्रंथि है वो क्या होता है, जो नर में काउपस ग्रंथि पाई जाता है उसके समान ही उसका क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, मतलब उनमें लगभग सिम्टम जो होते हैं लगभग सेम होते हैं। फिर है पेरिनियल ग्रंथियां। ये एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। इनके स्त्राव की विशिष्ट जो होती है वो
इनका जो स्त्राव होता है पेरोनियल ग्लैंड्स का स्त्राव जो होता है वो भी एक्टिवेटेड करने के लिए होता है। फिर है रेक्टल ग्रंथियाँ, ये क्या होता है, जो रेक्टम होता है, रेक्टम के दोनों ओर स्थित होता है, एक जोड़ी होता है पीले रंग की ग्रंथियाँ हैं जिनका क्या है, इनका भी कार्य क्या होता है, एक्टिवेशन स्टेज लाना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म इन फीमेल और फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जब मादा में वयस्क अवस्था में विभिन्न आवेग आते हैं, आवेग के कारण क्या होती है, जब इमोशन एक्टिवेशन का इमोशन आता है तभी इसमें क्या होता है, जो सिलोटिस क्लाइटोन्स होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिसके प्रभाव से क्या हो जाता है, वोल्वा जो होता है उसका शेष भाग जो होता है वो उद्दीपित हो जाता है और इनके उत्तकों में रुधिर का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे ये थोड़ा फूल जाते हैं। उससे जब टिश्यूज जब फूलने के कारण क्या होता है, बर्थोलिन ग्रंथियां पतला चिपचिपा द्रव स्थापित करने लगती है, जो क्या करता है, वेजाइना को चिकना बनाकर इसमें अम्ल इत्यादि के प्रभाव से मुक्त कर देता है। वोल्वा से क्या होती है, चिपचिपा, जो बर्थोलिन ग्रंथियां से चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है वो वोल्वा में उपस्थित वोल्वा को, वेजाइना को क्या कर देता है, चिकना बना देता है और इसमें अम्ल वगैरह जो होते हैं ना उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इस समय क्या होता है, इस समय जो फीमेल्स में होती है एक्टिवेशन का स्टेज आता है। इससे क्या होता है, एक्टिवेशन के स्टेज में क्या होता है, जो क्या बोलते हैं आपका वोल्वा होता है वो फूल जाता है और ऊपर उठ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अंतिम स्टेज में, मतलब लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्रेथिंग बढ़ जाता है। हार्ट बीट और ब्रेथिंग बढ़ने से क्या होता है, एक द्रव स्रावित होता है तथा जो क्या बोलते हैं, वेजाइना की जो पेशियां होती है ना वो संकुचित हो जाती है और फलता क्या हो जाती है, वेजाइना जो होती है वो ढीली पड़ जाती है और उसके बाद ये लास्ट स्टेज में वो एक्टिवेशन स्टेज, इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है। जब मोस्ट एक्साइटेड स्टेज होता है तब गर्भाशय की ग्रीवा जो होती है वो क्या होती है, गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो क्या होती है, वेजाइना से खींच जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कॉप्यूलेशन के समय जो होता है, कॉप्यूलेशन का जब टाइम होता है तो जो मेल होता है वो क्या होता है, उसके द्वारा जो वेजाइना में सीमेंट जाता है वो क्या हो जाता है, सामान्य स्थिति आने पर ग्रीवा से होते हुए वो गर्भाशय में अवशोषित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब फीमेल में एक्टिवेशन स्टेज में अंडवाहिनी की पेशियां भी क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है और शुक्राणु सहित वीर्य को क्या कर लेती है, अंडवाहिनी में खींच लेती है। फलता क्या होता है, इंटरकोर्स होता है। इंटरकोर्स के 5 मिनट के बाद क्या हो जाती है, जो सीमेन होता है वो अंडवाहिनी में पहुंच जाती है और क्या होता है, यहीं पर यदि अंडाणु अगर हो तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। इसमें क्या होता है, अगर ये जब मोस्ट एक्साइटेड स्टेज होता है, मोस्ट एक्साइटेड स्टेज में क्या होता है, निषेचन तथा गर्भधारण के लिए अनिवार्य नहीं है, जबकि नर के क्या होता है, स्थापन के लिए उसका मोस्ट एक्साइटेड स्टेज होना अनिवार्य होता है। क्लियर। आगे देखते हैं मादा में यौनारंभ। ठीक है, यौनारंभ का अर्थ होता है जनन इकाइयों की, जो जनन यूनिट्स होते हैं उसके निर्माण से। स्त्रियों में क्या होता है, यौनारंभ की क्रिया जो होती है वो 12 से 14 वर्ष में होना स्टार्ट हो जाता है। इस समय से लगभग 40 से 45 वर्ष की एज तक उनमें चलता है। इसमें क्या होता है, अंडाणु बनते रहते हैं, कंटिन्यूस अंडाणु बनने रखते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें भी मेल्स के जैसे कुछ जो परिवर्तन होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स बोलते हैं। स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है, आवाज़ पतली हो जाती है, ठीक है। ये सारे लक्षण जो होते हैं वो क्या होता है, देखो जो दूसरा लिंग होता है उसके प्रति क्या होता है, क्या होना चाहिए, आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। लेबिया माइनोरिया के चारों तरफ वसा का जमाव हो जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, रजोधर्म या ऋतु चक्र क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और क्या हो जाता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनमें भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, मादा प्रजननांगों का हार्मोनल नियंत्रण, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या पाया जाता है, FSH। ये क्या होता है, यह हार्मोन ग्रेफियल फॉलिकल की वृद्धि एवं फॉलिकल द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन के स्त्रावण के नियंत्रण या फिर अंडाणुओं का क्या होता है, परिपक्वन के लिए उत्तरदायी होता है। क्या, कौन सा हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या होता है, यह हार्मोन अंडोत्सर्ग की क्रिया को, अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाती है। इसको क्या करता है, प्रेरित करता है। तथा काउपर्स ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्रावण पर नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो गर्भधारण के दौरान क्या करता है, अंडाणुओं के मुक्त होने की क्रिया को रोक देता है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है उसमें क्या होता है, गर्भधारण के जो दौरान गर्भधारण जब की क्रिया होती है उसमें क्या करता है, अंडाणुओं को मुक्त होने की क्रिया से, जब अंडाणु बनते हैं उसको मुक्त होने की क्रिया को रोक देता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तथा गर्भाशय में भ्रूण के विकास की क्रिया को नियंत्रित करता है। क्लियर। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है, ये हार्मोन जो होता है गर्भावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों के विकास की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या करता है, ये हार्मोन द्वितीयक प्रजननांगों के विकास तथा कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। फिर चौथा है कॉपर्स ल्यूटियम हार्मोन्स। इसके द्वारा क्या होता है, गर्भावस्था के अंत में जब गर्भावस्था की क्रिया हो जाती है, मतलब गर्भावस्था जब पूरा फाइनल स्टेज में होता है तो रिलैक्सेशन हार्मोन स्रावित किया जाता है जो कि योनि मार्ग तथा पेल्विक गर्डल के लिगामेंट्स को ढीला करता है ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। तो बच्चे के जन्म के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन। क्लियर। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, उसको प्रेरित करता है। उसके बाद क्या करता है, वो उसको विकसित करता है। ठीक है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया को, ओव्यूलेशन की क्रिया को प्रेरित करता है। और FSH जो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ग्रोफियन फॉलिकल की वृद्धि एवं एस्ट्रोजन के हार्मोन के स्रावण पर नियंत्रण करता है। फिर अंडाणुओं के परिपक्वन के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको क्या बोलते हैं, मादा प्रजनन चक्र या ऋतुस्राव चक्र। प्रत्येक स्त्री के प्रजनन काल में लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में लगभग 40 से 45 वर्ष की उम्र तक आने तक क्या होता है, ये साइकिल जो होता है वो जब गर्भावस्था की क्रिया होती है, मतलब गर्भावस्था का स्टेज होता है जब स्त्रियों में, तब ये रुका हुआ होता है। लेकिन 12 से 14 वर्ष की आयु से लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु में ये अवधि लगभग 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त का स्त्राव तथा इसके आंतरिक दीवार से श्लेष्मा का स्त्राव होता है। इसमें क्या होता है, 3 से 4 दिन तक चलता है। इसे क्या बोलते हैं, मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। चूंकि यह एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार होता है इस कारण इसे क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव भी बोलते हैं। स्त्रियों में लगभग 40 से 45 वर्ष के बाद ऋतुस्राव नहीं होता है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज अवस्था, रजोनिवृत्ति की अवस्था बोलते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद गर्भधारण की क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। क्या होता है, उसके बाद 12 से 13 वर्ष की लड़कियों में शुरू होता है। इस का शुरू होना बाल्या जो अवस्था होता है, चाइल्डहुड का जो स्टेज होता है उसको एंड कर देता है और इसके प्रारंभ होने के बाद गर्भधारण हो सकता है। स्त्रियों में माह में केवल एक बार अंडोत्सर्ग का क्रिया होता है। यह अंडोत्सर्ग जो होता है वो दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होता है। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु जो होता है वो अंडवाहिनी में आता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु जो होता है वो गर्भाशय में स्थित हो जाता है। निषेचन के बाद गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है और निषेचित अंडाणु विकसित होकर शिशु बनाता है। जबकि किन्हीं कारणों से अंडाणु का निषेचन अगर नहीं हो पाता है तो गर्भावस्था से क्या हो जाता है, गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, मर जाता है और मरकर झिल्ली से आंतरिक झिल्ली के साथ घाव बनाते हुए क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। जिसमें 3 से 4 दिनों तक क्या होता है, वो जो घाव के रूप में मरा हुआ जो झिल्ली से युक्त होता है वो क्या होता है 3 से 4 दिन तक बाहर आता है रक्तस्राव के रूप में। इसे ही क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव बोलते हैं। इसके बाद लगभग 9 दिन तक ये अंदर गर्भाशय की दीवार की मरम्मत होती है, मतलब वो क्या होता है सेल्फ मरम्मत का कार्य करता है। अंडाणु के निषेचित हो जाने के बाद गर्भावस्था तक ऋतुस्राव नहीं होता है। गर्भाशय की मरम्मत जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना उसके नियंत्रण में होता है। FSH के नियंत्रण में अंडाणु निर्माण तथा अंडोत्सर्ग की क्रिया जब होती है तो ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। 14 दिन के बाद अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। फिर से जब ये 9 दिन में जब मरम्मत हो जाता है तो फिर से क्या हो जाता है, जब 14वां दिन आता है 14 डेज आता है तो अंडोत्सर्ग की क्रिया फिर से होती है। उसके बाद क्या होता है, अंडोत्सर्ग के कुछ बाद ही क्या होता है, अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है और 15वें से 19वें दिन तक इसी में रहता है। किसमें, क्या बोलना चाहिए आपको, अंडवाहिनी में। ठीक है। इसी बीच अंडाणु का निषेचन हो सकता है। इसके बाद यह गर्भाशय में जाकर स्थापित हो जाता है और यदि निषेचन हो गया है तो भ्रूण में विकसित हो जाता है। अन्यथा पुनः अंडोत्सर्ग के माध्यम से 13 से 14 दिन के बाद ऋतुस्राव द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ऋतुस्राव चक्र में होने वाली प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, पहले से 4वें दिन तक ऋतुस्राव होता है, रक्तस्राव। फिर 5वें से 13वें दिन तक अंडाशय में पुटिका तथा गर्भाशय में नई इंडोमेट्रियम का निर्माण होता है, फिर मरम्मत होता है। फिर क्या होता है, 14वें दिन में
अंडोत्सर्ग होता है, फिर 15वें से 19वें दिन तक वे कार्पस ल्यूटियम का निर्माण तथा अंडवाही में अंडाणु का निषेचन होता है। 20 से 25 दिन तक निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थिर या स्थापित होना होता है। फिर 26वें से 28वें दिन में निषेचन न होने पर कार्पस ल्यूटियम का नष्ट होना तथा निषेचन पर इसका सक्रिय होना हो जाता है। ठीक है, ये है ऋतुस्राव चक्र, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये क्या होता है, फर्स्ट डे, फिर फर्स्ट डे से FSH से ओव्यूलेशन होता है 14 डेज में। फिर क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम होता है। फिर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटियल फेस आता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। क्लियर। पूर्वकालिक या प्रीकोशियस ऋतुस्राव जो होता है वो क्या होता है, 6 से 10 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो जाता है। इसी दशा में इसे प्रिकोरियस मतलब कुछ लड़कियों में क्या होता है 12 से 14 वर्ष में ना स्टार्ट होकर वो 6 से 10 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो जाता है। इस दशा को क्या बोलते हैं, प्रिकोशियस ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, प्रिकोशियस मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में उस समय जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो सिम्टम्स होता है उसका भी लक्षणों का विकास हो जाता है, सिम्टम्स का विकास हो जाता है। इस ऋतुस्राव के लिए आवश्यक है कि इसकी चिकित्सीय जाँच करा लेनी चाहिए ताकि क्या होता है, जो वेजाइनल होता है उसे रक्त गहरी चोट या फिर संक्रमण का कारण तो नहीं है। यदि इन कारणों में से कोई कारण नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीकोशियस ऋतुस्राव मान लिया जाना चाहिए। ठीक है, पूर्वकालिक ऋतुस्राव में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के साथ लेबिया माइनोरा के चारों तरफ मांसल जमाव हो जाता है। क्लियर।